स्टेप बाय स्टेप कि हमें आईसीएल के पेशेंट के लिए हमारे पास क्या-क्या नॉलेज होनी ज़रूरी है। तो आईसीएल हमें पेशेंट को क्यों एडवाइस करना है? तो अभी के सिनेरियो में एवरीवन वांट्स स्पेक्टेकल फ्री लाइफ, सभी को चाहिए। ऐसा नहीं है कि जिनको कम नंबर है उनको ही स्पेक्टेकल फ्री लाइफ चाहिए। लेकिन साथ में स्पेक्टेकल फ्री लाइफ के साथ-साथ सबको एक्यूरेट, ऑप्टिमम, गुड क्वालिटी ऑफ विजन भी चाहिए। और ऑल रिफ्रैक्टिव एरर, जो भी सब लोगों की रिफ्रैक्टिव एरर है, वो सब पेशेंट लेसिक और पीआरके के लिए फिट नहीं होते हैं। तो इन सब चीजों के लिए हमें जरूरत पड़ी कि आईसीएल का इन्वेंशन हुआ। तो हम लोग जो आईक्यू में सबसे ज्यादा यूज करते हैं इम्प्लांटेबल पोलामर लेंसेज, वो ईवीओ विजन आईसीएल है। ईवीओ विजन स्टार विजन कंपनी के है। तो उसकी ये छोटी सी इंट्रोडक्शन है कि इट इज अ पोस्टीरियर चेंबर फेकिक आईओएल। तो ये जो आईओएल है, जो इम्प्लांटेबल लेंस है, तो उसको हम आंख के पोस्टीरियर चेंबर में यानी कि आइरिस के पीछे, और अपना जो क्रिस्टलाइन लेंस होता है, आंख का जो मणि होता है और आइरिस होती है, उसके बीच में रखते हैं। उसको पोस्टीरियर चेंबर बोलते हैं। एंड फेकिक आयोल इसलिए कि अपना जो नेचुरल क्रिस्टलाइन लेंस होता है, उसको रख के उसके ऊपर ही हम इसको इम्प्लांट करते हैं। तो जो कैटरेक्ट सर्जरी है हमारी, उससे ये सर्जरी इस तरीके से अलग है कि कैटरेक्ट में अपना जो क्रिस्टलाइन लेंस होता है, कैटरेक्टल लेंस होता है, उसको निकाल के उसकी जगह पे लेंस रखा जाता है। और आईसीएल में आपकी एनाटॉमी को बिल्कुल भी टच नहीं करते, सिर्फ अंदर आइरिस के पीछे और अपने क्रिस्टलाइन लेंस के आगे वो लेंस को हम इम्प्लांट कर देते हैं। इट इज अ टाइम टेस्टेड लेंस, क्योंकि बहुत सालों से वो किया जा रहा है। इसमें जो पेशेंट जितने भी अभी तक हुए हैं, तो पेशेंट की सेटिस्फेक्शन की जो इंडेक्स है, वो बहुत ही हाई है। मतलब कि पीएसआई आईसीएल की बहुत ज्यादा हाई है। और इट कैन करेक्ट वेरी वाइड रेंज ऑफ मायोपिया, हाइपरोपिया एंड एस्टिग्मेटिज्म। जैसे कि लेसिक में और पीआरके में हमारे पास एक लिमिट आ जाती है कि एक लिमिट के ऊपर हम लोग रिफ्रैक्टिव एरर करेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसमें हम वाइड रेंज वाली रिफ्रैक्टिव एरर भी करेक्ट कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है लास्ट वन, कि इट इज मेड अप ऑफ बायोकम्पेटिबल मटेरियल। ये जो बायोकम्पेटिबल वर्ड है, ये आपको पेशेंट को बहुत अच्छे से समझाना है कि बायोकम्पेटिबल यानी कि अपने शरीर के जो भी ऑर्गन्स है उसके साथ कॉम्पीट कर सके, ऐसा ये मटेरियल है। तो ये जो मटेरियल है वो कौन सा मटेरियल है कि इट इज अ कोलामर कोलाजन कोपॉलीमर। इट इज कोलामर कोलाजन कोपॉलीमर है। और इसके जो क्या क्या परफेक्ट पॉइंट क्या है, तो इट इज नेगेटिवली चार्ज, सो इट रिपेल्स प्रोटीन्स। अपनी आंख में जो पानी होता है, जो कि आंख के एंटीरियर चेंबर में पानी बनता रहता है, जिसको हम एक्वियस ट्यूमर कहते हैं, जिसके अंदर प्रोटीन भी होता है। अपना जो आइयो क्रिस्टलाइन लेंस है, उसके अंदर भी प्रोटीन होता है, उसकी कैप्सूल भी प्रोटीन से बनी है। तो दिस इज वेरी नेगेटिवली चार्ज, तो वो प्रोटीन को रिपेल करता है। तो इस तरीके से वो आंख में बराबर अच्छे से रहता है, इसमें कोई भी रिएक्शन के ऐसा कुछ भी नहीं आता। इट इज हाइड्रोफिलिक वेरिंग सरफेस एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है उसकी बहुत ही अच्छी है। तो इसमें ग्लेयर का जो प्रॉब्लम होता है वो बहुत ही कम होता है। तो ये सब चीजें आपको पेशेंट को ऐसे अपनी लेमन लैंग्वेज में समझा सकते हो कि इसका जो मटेरियल है वो ऐसा मटेरियल है कि वो आंख में जो पानी घूमता है उसके कारण कभी उसके गुण बदलते नहीं है। उसकी जो देखने की ताकत है वो कभी भी बदलती नहीं है, क्वालिटी विजन बदलता नहीं है, और अपनी आंख का जो मणि है उसमें भी कोई चेंजेस नहीं आते हैं। दूसरा, आप ये बता सकते हो कि इसकी सरफेस ऐसी होती है अपने नेचुरल लेंस के जैसी कि जिसमें ग्लेयर लगने के बिल्कुल भी चांसेस होते नहीं है। और ये बायोकम्पेटिबल इसलिए है कि इसकी एफिनिटी अपने शरीर के फाइब्रोनेक्टिन के साथ होती है। तो ये आप ऐसे समझा सकते हो कि अपनी आंख में इम्प्लांट करने के बाद थोड़े टाइम के बाद वो अपनी आंख का ही एक अवयव बन जाता है। मतलब कि अपनी बॉडी का
बायोलॉजिकली वो अपनी बॉडी का ही एक पार्ट और अपने बॉडी का ही हिस्सा बन जाता है, ताकि पेशेंट को एकदम नेचुरल विजन आता है। तो आप लेमन लैंग्वेज में ये सब बताने के लिए पेशेंट को अच्छी तरीके से बता सकते हो कि ये अपने आंख में जो पानी आता है और अपनी आंख के अंदर जो मणि रहता है, उसके मटेरियल के साथ कोई रिएक्शन नहीं देता है, तो वो अपने शरीर का ही अवयव बन जाता है, अपने शरीर का ही हिस्सा बन जाता है। और ये लगाने के बाद पेशेंट को कभी भी कोई ग्लेयर फील नहीं होती है, बराबर है। और ये जो है वो यूवी प्रोटेक्शन, मतलब हमें यूवी लाइट का प्रोटेक्शन भी देता है। तो जैसे लोग यूवी लाइट प्रोटेक्शन के लिए गॉगल्स वगैरह पहनते हैं, तो अपनी रेटिना और अपने क्रिस्टलाइन लेंस को वो यूवी प्रोटेक्शन भी देता है। ये जो है आपके पास पिक्चर है, आप ये पिक्चर रख सकते हो। आप अपने जो विजियन वाले जो एमआर वगैरह आते हैं, या फिर आप रिक्वेस्ट पे उनके पास ऐसा एक लेंस भी बड़ा वाला मंगा सकते हो। तो ये अपने जो लेंस आंख में डालते हैं उसकी डिजाइन है, जो आप पेशेंट को दिखा सकते हो। ये डिजाइन में दिखाने के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बाद में आपको ये भी काउंसलिंग में आएगा कि पेशेंट आपको जब क्वेश्चन करेंगे कि लेंस डालने के बाद मेरी आंख में कोई भविष्य में तकलीफ तो नहीं होगी, तो नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी, उसके लिए ये डिजाइन बहुत ज्यादा समझनी जरूरी है, जो कि वो हम क्वेश्चन के बारे में बाद में बताएंगे। अभी हमारे पास अवेलेबल रेंज कौन कौन सी है, तो कितने से कितने पावर तक हम कर सकते हैं करेक्शन। तो जब हमारे पास मायोपिया होता है, माइनस नंबर होता है, तो आधे से लेके 18 तक का नंबर का हम मायोपिया कम कर सकते हैं। और एस्टिग्मेटिज्म जो है वो हम 0.5 से 6 तक का कर सकते हैं। जब भी हमें कुछ भी आईसीएल डालना है, तो उसमें हमेशा एस्टिग्मेटिज्म जो है वो हम ट्रांसपोजिशन करके प्लस में ही लेते हैं। तो इसलिए कोई भी एस्टिग्मेटिज्म आईसीएल में प्लस में ही आएगा। तो वो कंपनी हमें करके देती है, तो माइनस में सिलेंडर की जरूरत नहीं पड़ती है। और प्लस नंबर हम आधे नंबर से 10 नंबर तक उतार सकते हैं, यानी कि मायोपिया 0.5 से 18 तक, हाइपरमेट्रोपिया 0.5 से +10 तक, और एस्टिग्मेटिज्म 0.5 से 6 तक हम कम कर सकते हैं। तो दिस इज अवेलेबल रेंज कि हमें कौन सी रेंज वाले पेशेंटों को आईसीएल एडवाइस करना है। अगर मान लो कई पेशेंटों को -19 या -20 या -21 जितने भी नंबर आते हैं, तो वो पेशेंट को हमें क्या ऑप्शन देना है। तो वो पेशेंट के लिए हम ऑप्शन दे सकते हैं कि आपके लिए कस्टमाइजली मेड आईसीएल बन सकता है कंपनी में ऑर्डर देने के बाद, जो कि थोड़ा और महंगा पड़ता है, और कंपनी उसमें 3 वीक्स बनाने के लिए देती है। और ज्यादा नंबर रहने पर हम पेशेंट को बायोप्टिक्स यूज कर सकते हैं कि 18 नंबर का हम आईसीएल डाल सकते हैं, और बची हुई जो 2 या 3 या 2.5 या 1 जितनी रिफ्रैक्टिव एरर होती है, उसका हम लेसिक भी कर सकते हैं, जिसको बायोप्टिक्स बता सकते हैं। लेकिन ये सब चीजों को डिटेल में आपको जैसे मैंने बताया वैसे पेशेंट को कोई गारंटी या एडवाइस नहीं देनी है। आपको एक ऑप्शन के बदौलत पेशेंट को इंट्रोड्यूस करना है। जैसे पेशेंट को ये चीज बता दी और उसके मटेरियल का इम्पोर्टेंस बता दिया, उसके बाद में इससे क्या इम्पोर्टेंस, इसके क्या एडवांटेजेस है, वो आपको हमेशा पेशेंट के साथ शेयर करना है। तो सबसे पहले तो जो है कि इसमें कोई भी प्रकार का लेजर यूज नहीं होता है, कॉर्निया को हम टच नहीं करते हैं, क्रिस्टलाइन लेंस को हम टच नहीं करते हैं, यानी कि अपनी आंख में जो नेचुरल जो भी मीडिया है अपने आंख में प्रकाश को पसार होने के लिए, उसको हम टच नहीं करते हैं, सिर्फ अंदर लेंस डाल देते हैं। तो विजन उसकी बहुत ही अच्छी फर्स्ट डे पे आती है। तो इसमें जो वाव इफेक्ट है तो फर्स्ट पीओडी पे मिल जाती है। दूसरा जो है कि इसमें हम कहीं पे भी ड्राई आई इंड्यूस नहीं कर रहे हैं। लेसिक और पीआर के वाले पेशेंट पे हम ल्यूब्रिकेटिंग आई ड्रॉप 8 बार 10 बार ऐसे देते हैं, क्योंकि उसमें हम कॉर्निया को एब्लेट करते हैं लेजर से। लेकिन आईसीएल में हम कॉर्निया को टच नहीं करते हैं, तो ड्राई आई इंड्यूस भी नहीं होती है और बढ़ती भी नहीं है। तो ड्राई आई वाले पेशेंट को भी इसमें कोई तकलीफ नहीं होती है। थर्ड थिंग, इट इज रिवर्सिबल, कि आईसीएल में कुछ भी तकलीफ हुई या पेशेंट को कुछ भी तकलीफ लगे तो उसको हम रिमूव कर सकते हैं, बराबर है। लेसिक में अगर एक बार हमने कॉर्निया के ऊपर एब्लेशन किया तो उसको रिवर्ट नहीं कर सकते हैं। वो एक बार लेजर हो गया तो कॉर्निया अल्टर हो गया।
वापिस मैं याद दिलाती हूँ कि आईसीएल को अच्छा बताने के लिए लेसिक को कम बताने की या लेसिक को खराब बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये रिवर्सिबल क्यों है और लेसिक क्यों रिवर्सिबल नहीं है, ये आप लोगों को समझ में आए इसलिए मैं बता रही हूँ। आपको सिर्फ ये प्रोसेस रिवर्सिबल है वही मेंशन करना है। इसमें कोई भी प्रकार की ग्लेयर नहीं आती है क्योंकि इसकी सरफेस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत अच्छी है। इसमें कोई भी एब्रेशन इंड्यूस नहीं होते हैं क्योंकि एब्रेशन नहीं होता है। इसका जो मटेरियल है वो खुद यूवी प्रोटेक्शन देता है। इट कैन ट्रीट वेरी हाई रिफ्रैक्टिव ऑल्सो। અને अगर जो भी हमारे बॉर्डर लाइन केसेस है या नॉन एलिजिबल केसेस है, लाइक बहुत ही स्ट्रीप कॉर्नियाज है, बहुत थीन कॉर्नियाज है या बहुत ही फ्लैट कॉर्नियाज है, उसमें भी हम आईसीएल एडवाइस कर सकते हैं। अभी आईसीएल किन किन पेशेंटों को करवाना है, तो आईसीएल हम हर एक पेशेंट, ऑल पेशेंट्स हैविंग रिफ्रैक्टिव एरर दे कैन गो अहेड विथ आईसीएल। फिर दूसरा पॉइंट कौन सा है कि जो लेसिक और पीआरके के लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड पेशेंट्स है उनको हम आईसीएल एडवाइस करते हैं। थर्ड इंडिकेशन क्या है कि अगर एस्टिग्मेटिज्म इज मोर देन 4 डायप्टर, हमारे लेसिक के हर एक मशीन में 6 तक का एस्टिग्मेटिज्म यानी कि 6 तक का क्रॉस नंबर कमी करने के लिए या लेसिक करने के लिए फैसिलिटी अवेलेबल है। लेकिन हमने अपने और पूरे वर्ल्ड में जो रिजल्ट देखे हैं उसमें अगर 4 से ऊपर एस्टिग्मेटिज्म है तो रिजल्ट एक्यूरेट नहीं आता है। काफी टाइम -1, 1.25, 0.75 जैसा सिलेंडर रह जाता है और वो पेशेंट फिर थोड़े से डिससेटिस्फाइड होके घूमते हैं। तो जब भी पेशेंट को 4 से ज्यादा एस्टिग्मेटिज्म है तो वो पेशेंट को क्लोरिक आईसीएल का ऑप्शन हमें एक बार दे देना चाहिए। फोर्थ इंडिकेशन है कि थीन कॉर्नियास, मतलब कि कई बार क्या होता है कि कॉर्निया 480 के ऊपर है, 470 है, 490 है, लेकिन रिफ्रैक्टिव एरर से प्रोपोर्शनेट नहीं है। तो थीन कॉर्नियास में, वेरी स्टिफ कॉर्नियास में और वेरी फ्लैट कॉर्नियास में हम आईसीएल एडवाइस कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कॉर्निया बहुत ही इरेग्युलर होता है, उसकी जो टोपोग्राफी सीरस या ऑब्स्केन या पेंटागेम जो होता है उसमें जो अपना जो नक्शा होता है, जो मैपिंग होता है, वो बताता है कि कॉर्निया बहुत ही इरेग्युलर है। लेकिन ऐसे इरेग्युलर कॉर्निया के साथ भी अगर रिफ्रैक्टिव एरर स्टेबल है तो फिर उसमें हम आईसीएल एडवाइस कर सकते हैं। कभी कभी हमारे पास पेशेंट आते हैं कि जिनमें फैमिली हिस्ट्री होती है जिसमें कॉर्नियल एक्टेजिया हुआ है, कि मान लो कि किसी की भाई या बहन या कजिन किसी ने भी लेसिक कराया है और उसको फिर वापस रिग्रेशन हुआ है या कॉर्नियल एक्टेजिया हुआ है। तो ऐसे पेशेंट को कोई भी मेजरमेंट हो या कोई भी रिफ्रैक्टिव एरर हो, उन्हें आईसीएल का ऑप्शन हमें देना चाहिए। उसके बाद में जो नीचे है कि एक पेशेंट में एक आंख में अगर एक्टेजिया हुआ है एंड अदर आई इज नॉर्मल, जिसमें हमें करना बाकी है, तो फिर वो आंख में हमें आईसीएल एडवाइस करनी चाहिए। केरेटोकोनस वाले पेशेंट जो है उनको अगर सर्जरी के बिना रिफ्रैक्टिव एरर स्टेबल है, मतलब कि C3R किए बिना रिफ्रैक्टिव एरर स्टेबल है 2 साल से, तो हम पेशेंट को आईसीएल कर सकते हैं। उस टाइम पे आपको पेशेंट को काउंसलिंग करनी है कि भविष्य में आपको C3R की जरूरत पड़ सकती है। और अगर किसी को C3R हो गया है और पेशेंट को उसके बाद में 3 कंसेक्यूटिव फॉलोअप 6 मंथ्स के हो गए, यानी कि 1.5 ईयर तक रिफ्रैक्शन स्टेडी है, तो हम लोग आईसीएल कर सकते हैं। तो ये जो आपके सामने अभी स्क्रीन है ये बता रही है कि बहुत ही वाइड रेंज में हम आईसीएल कर सकते हैं। तो आपको पेशेंट की एलिजिबिलिटी तय करने की ये सब साइंटिफिक रीजन सोचने की, करने की या देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप पेशेंट के साथ बातें कर सकते हो, पेशेंट को समझा सकते हो कि कितने डिफिकल्ट केसेस में भी अगर चश्मा नहीं पहनना है तो ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। आपका तो केस बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो आपको बहुत अच्छी रिजल्ट मिल सकती है। तो आपको आप खुद कन्विंस होने चाहिए एज अ काउंसलर या एज अ ऑप्टोमेट्रिस्ट, आप लोग को खुद कन्विंस होने चाहिए कि जो प्रोसीजर में पेशेंट को समझा रहा हूँ या समझा रही हूँ आईसीएल की, वो कितने वाइड रेंज में काम करता है, कितने डिफिकल्ट केसेस में भी अच्छे रिजल्ट देता है। अगर आप लोग खुद कन्विंस होंगे तो आप पेशेंट को कन्विंस कर पाओगे। इसलिए मैंने आपके सामने ये जो 11-30 लिखी है वो लिखी है कि ये सब इंडिकेशंस है कि इतने डिफिकल्ट केसेस में भी हम आईसीएल के अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं और आईक्यू में दिए गए हैं।
किसमें नहीं करना है, तो ये एलिजिबिलिटी तय करने का काम सर्जन का है, लेकिन वाइडली आपको पता होना चाहिए कि आपको पेशेंट को समझाना है कि एक चौक्कस क्राइटेरिया होता है कि लेंस को आंख में इम्प्लांट करने के लिए अच्छी जगह होनी चाहिए। ये जो पहले 2 पॉइंट है कि एक्वियस डेप्थ शुड बी मोर देन 3 मिलीमीटर। यहाँ पे थोड़ी सी गलती है स्लाइड बनाने में, तो इट शुड बी मोर देन 3 मिलीमीटर। तो कि एंडोथेलियम और एंटीरियर कैप्सूल के बीच, एंटीरियर कैप्सूल ऑफ लेंस के बीच की जो जगह है, इट शुड बी मोर देन 3 मिलीमीटर। 2.9 भी चल सकती है, इट इज सर्जन्स चॉइस, बट इट शुड बी एटलीस्ट 3 मिलीमीटर। और एंटीरियर चेम्बर के जो एंगल है वो गोनियोस्कोपी में इट शुड बी मोर देन ग्रेड 2। तो ऐसे केसेस में हमें आईसीएल एडवाइस हम कर सकते हैं, लेकिन एज अ काउंसलर एंड ऑप्टोमेट्रिस्ट आपको पेशेंट को ये बताना है कि अपने क्रिस्टलाइन लेंस, मतलब कि नेचुरल लेंस के ऊपर जो हम लेंस रखते हैं वो रखने की प्रॉपर जगह है, तभी और तभी हम आपकी आंखों में ये लेंस रख सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसका लेसिक नहीं हुआ उसका आईसीएल हो गया, या जिसकी हाई रिफ्रेक्टिव एरर है उसका आईसीएल हमने कर दिया। आईसीएल करने के लिए भी हमने बहुत पक्का क्राइटेरिया फिक्सअप किया हुआ है कि उनकी एक्वियस डेप्थ 3 मिलीमीटर से ज्यादा होनी चाहिए, और एंगल ऑफ एंटीरियर चेम्बर should be open, or it should be at least open up to grade 2 on gonioscopy। तो ये चीज आपको पेशेंट को समझानी है कि हम बहुत ही एथिकल प्रैक्टिस करते हैं, और एलिजिबिलिटी जो है वो हम बहुत अच्छे से बारीकाई से तय करते हैं, और ओनली एंड ओनली इफ यू आर एलिजिबल तभी तभी हम आपकी आंख में इसके लिए प्रोसेस करेंगे। तो जो मैंने बताया वो अभी आपकी आंखों के सामने है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो अपना बहुत ही स्ट्रिक्ट है। अगर पेशेंट कन्विंस हो गया है तो फिर उसको आपको इसके ऊपर आईसीएल वर्कअप फॉर्म भरना है, जो हर एक सेंटर पे मैंने शेयर किया हुआ है। अभी जो आपके सामने स्लाइड है, तो पेशेंट आपको पूछता है कि इसमें पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, अगर मैं ये डलाऊं तो बाद में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, कभी कोई तकलीफ तो नहीं आएगी। या अगर पेशेंट ने इंटरनेट पे पढ़ा है या और कोई डॉक्टर के साथ बात करी है, या और कोई डॉक्टर की जिसने पेशेंट को जो आईसीएल नहीं भी करता है और बताया है कि भाई आईसीएल डालने से तो आपको कैटरेक्ट हो जाएगा या रेटिना में प्रॉब्लम हो जाएगी, तो पेशेंट को पता भी रहता है तो डायरेक्टली भी पूछ सकता है कि भाई मुझे कैटरेक्ट तो नहीं हो जाएगा, ये लगाने से कैटरेक्ट जल्दी तो नहीं आ जाएगा। तो ऐसे पेशेंट में जो मैंने आपको डिजाइन बताई थी, वो डिजाइन आप बता सकते हो कि एंटीरियर सब कैप्सुलर कैटरेक्ट जो पहले हुआ करते थे और जो होने के चांसेस लोग बता रहे हैं, वो वेरी वेरी लेस, ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है, और अभी तक कोई भी पेशेंट में एंटीरियर सब कैप्सुलर कैटरेक्ट हुआ नहीं है। तो अगर आप ये बहुत लंबा सबसे पहले बताओगे तो पेशेंट घबरा जाएगा और बहुत ज्यादा उसकी थिंकिंग प्रोसेस चालू हो जाएगी। तो अगर पेशेंट पूछता है कि और कोई तकलीफ तो नहीं होगी, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बताना है कि नहीं, कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि हम पूरा आपका क्राइटेरिया देख के स्किलफुल सर्जन के पास आपकी सर्जरी कराएंगे और आपकी सर्जरी अच्छे से हो जाएगी। कभी कभी सालों पहले ऐसा होता था कि भाई लोगों को कैटरेक्ट होने का डर रहता था, लेकिन अभी जो आईसीएल की नई डिजाइन आई है वो सेंट्रा फ्लो डिजाइन है। आईसीएल का जो सेंटर है उसमें एक छेद है, हॉल बना हुआ है, तो वो जो सेंट्रा फ्लो हॉल जो है उसमें से एक्वियस हमेशा फ्लो करता रहता है। तो आप पेशेंट को बता सकते हो कि आंख में जो पानी रहता है वो पानी आईसीएल के अंदर लगे हुए छेद के अंदर से सेंटर में और पेरिफेरी में लगे हुए छेद के अंदर से घूमता रहता है, तो अपने आंख के मणि को जो प्रोटीन चाहिए वो मिलता रहता है, तो कैटरेक्ट बनने की शक्यता रहती नहीं है। और नए सेंट्रा फ्लो आईसीएल आने के बाद में कैटरेक्ट के इंसिडेंस ऑलमोस्ट 0 हो गए हैं। ऑलमोस्ट और 0 बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है, ना ही ऑलमोस्ट नहीं बोलना है, ना ही 0 बोलना है, ऑलमोस्ट 0 हो गए हैं वो बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन सिर्फ 3 होते हैं, एक कैटरेक्ट, दूसरा ग्लूकोमा और दूसरा रेटिनल डिटैचमेंट। तो ये सब कैप्सुलर कैटरेक्ट के बारे में आपको पेशेंट को क्या समझाना है वो मैंने बताया। दूसरा जो है वो ग्लूकोमा है, तो आपको बताना है कि
हम प्री ऑपरेटिवली पेशेंट की गोनियोस्कोपी करते हैं, पूरा जो एंगल होता है अपना वो चेक करते हैं, वहां के पूरी अच्छी जगह होती है, तभी हम आईसीएल करते हैं। और फुल थिकनेस होल होने के कारण ग्लूकोमा होने के चांसेस नहीं है। और अगर गोनियोस्कोपी पे ऐसा लगता है कि आपको भविष्य में ग्लूकोमा होने के चांसेस है, तो हम आपके केस में आईसीएल नहीं करेंगे। उसके साथ में ऐड भी करना है कि काफी पेशेंट ऐसे होते हैं हमारे पास है जिनको हमने आईसीएल के लिए मना किया है, बिकॉज कि उनकी गोनियोस्कोपी पे एंगल खुले नहीं है। तो कैटरेक्ट और ग्लूकोमा के लिए पेशेंट को ऐसा नहीं बोलना है कि कभी भी नहीं होता है, लेकिन विथ एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी हम जो आईसीएल यूज करते हैं उसका नाम है ईवीओ आईसीएल। ईवीओ इज स्टैंडिंग फॉर इवोल्यूशनरी, कि इवोल्यूशन हुआ है डिजाइन में और मटेरियल में, इवोल्यूशनरी है। तो इवोल्यूशन होके फिर जो लेंस बना है वो लेंस बनने के बाद कैटरेक्ट और ग्लूकोमा के चांसेस बहुत कम हो गए हैं। तीसरा क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है कि रेटिनल डिटेचमेंट हो सकता है क्या। तो हमने बताना है कि 100% हम पेशेंट की रेटिना की डिटेल चेकअप कराते हैं। अपने जो वीआरएस सर्जन यानी कि विट्रोरेटिनल सर्जन है उनसे हम क्लियरेंस लेते हैं। कहीं पे भी घसारा होता है यानी कि लेटिस होती है, कुछ भी होता है, तो उसका पहले लेजर करा लेते हैं। और इसका जो रिजल्ट है, तो रेटिनल डिटेचमेंट जो है उसका इंसिडेंस सिर्फ 0.5% है, 0.57% में वो होता है। तो इस तरीके से आपको पेशेंटों को समझाना है कि आईसीएल हमारे लिए कितनी अच्छी प्रोडक्ट है और उसमें पेशेंट को कितना फायदा हो सकता है। सबसे पहले उसको इंट्रोड्यूस करना है, इंट्रोड्यूस करने के बाद में उसकी क्वालिटी बतानी है, उसका मटेरियल का इंपॉर्टेंस बताना है, उसकी डिजाइन के बारे बताना है, और उसके बाद में कितनी वाइड रेंज में हो सकता है, हम कितने अच्छे क्राइटेरिया फॉलो करते हैं, हमारी प्रोसेस कैसी है, वो आपको बताना है। अभी जो आपके सामने स्क्रीन पर है वो आईसीएल की एक फिगर है और एक नीचे फोटो है। तो उसमें 6 होल्स आते हैं, एक सेंटर में जो ऑप्टिकल जोन में होता है, 2 उसके साइड में होता है और 2 उसकी फुट प्लेट पे होता है। तो टोटल ये जो है ये होल के हिसाब से कैटरेक्ट होने की संभावना कम हो जाती है, ग्लूकोमा होने की संभावना कम हो जाती है, और अभी उसके रेशियो नील के बराबर है। तो दिस वाज अबाउट आईसीएल। सभी को क्लियर हुआ कि, और एवरीथिंग क्लियर टू एवरीवन? एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी? नम्रता ने हैंड रेज किया है। यस सर। हाँ, इसमें पीसीओ नहीं होता है ना? पीसीओ इज पोस्टीरियर कैप्सुलर ओपेसिफिकेशन नम्रता। पीसीओ जब हम कैटरेक्ट सर्जरी करते हैं और लेंस इम्प्लांट करते हैं उसमें होता है। इसमें तो हम क्रिस्टलाइन लेंस ऐसे ही रखते हैं। आप अगर फिगर याद करोगे आई की, तो अपना जो लेंस होता है बराबर है, उसके ऊपर आइरिस होती है, तो आइरिस के पॉकेट में हम इसके फुट वो डालते हैं। आप अगर देखना चाहो तो मैं आपको फिगर बताती हूँ। दिखती है अभी सभी को फिगर स्क्रीन पे? यस तो मैम। हाँ, तो इसमें जो ये अभी जो मेरा कर्सर है जहाँ पे, ये जो मेरा कर्सर है जहाँ पे, ये आईसीएल है। ये जो व्हाइट लाइन आपको दिखती है वो आईसीएल है। उसके बीच में जो गैप है वो प्लेन है जो हम मेजर करते हैं, और यहाँ पे जो है वो आपकी क्रिस्टलाइन लेंस की एंटीरियर सरफेस है। तो हम आईसीएल रखते हैं, उसके बाद में गैप होता है, उसके बाद में लेंस की सरफेस होती है, पूरा लेंस का मटेरियल होता है, उसके पीछे पोस्टीरियर कैप्सूल होती है। ये जो व्हाइट बैंड है वो कॉर्निया है, जो अभी मैं बड़ा बता रही हूँ। उसके बीच में ये एक्वियस है, एक्वियस के पीछे आईसीएल है, आईसीएल के बीच में गैप है और पीछे क्रिस्टलाइन लेंस है। तो लेंस नहीं निकालेंगे तो पीसीओ भी नहीं होगा।
नम्रता क्लियर हुआ? थैंक यू मैम। हाँ क्लियर। और किसी को कोई क्वेश्चन? आपसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं आपको ICL के लिए दिमाग में कुछ भी क्वेश्चन है तो? Any optometrist from cluster 4? और अगर कुछ आपको डिमांड है कि कुछ और कुछ सीखना है तो हम नेक्स्ट टाइम कर सकते हैं। ये मैंने बेसिक इसलिए लिया कि अगर आपको ICL के बारे में डिटेल नहीं पता है, बेसिक काउंसलिंग नहीं पता है, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर ये काउंसलिंग से शुरू करोगे तो फिर आगे पेशेंट को कैसे, डिफिकल्ट पेशेंट को कैसे समझाना है, यस मैम, एक बार C3R का है ना, हाँ लेना चाहिए। C3R का काउंसलिंग किसकी डिमांड है ये? हाँ मैम, ऐसे तो मैं तो मैम, पर मतलब तो भी ओके हाँ मैम, श्रद्धा बोल रही हूँ। जैसे हम लेसिक और ICL इतना क्लियरली जो कर पाते हैं ना, मतलब उसमें थोड़ा सा कम है, मतलब तो इसीलिए। ओके क्लस्टर 4 से अभी नेक्स्ट ट्रेनिंग क्या रखनी है? क्लस्टर 4 कौन बताएगा? मैम मेरे को ना थोड़ा जो ये लेसिक के बारे में है ना, सारा मीन्स सिलिंड्रिकल पावर और स्फेरिकल पावर के हिसाब से अलग अलग जो हम पेशेंट को समझा सकें, उसके हिसाब से मेरे को चाहिए थी मैम ट्रेनिंग लेसिक में। ओके तो हम कर सकते हैं उसके लिए। श्योर मतलब नितिन, इन लोगों को चाहिए कि लेसिक के पेशेंट को हम जो समझाते हैं कि स्फेरिकल पावर कितना, सिलिंड्रिकल पावर कितना है, तो वो डिफिकल्टी कहाँ पे आती है, पेशेंट क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं और कौन कौन से पेशेंट एलिजिबल है, अपना जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है वही सीखना है ना। ओके तो नेक्स्ट कॉल हम रख सकते हैं नितिन आपके क्लस्टर के लिए, लेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और साथ में गुजरात के सब ऑप्टम्स को पता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सबको याद है डिटेल में? ज्वाइन कर सकते हैं हम। ओके तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं है ICL के लिए, क्लस्टर 4 में डिजिटल कैलिपर आ गया? मोहित बताओ आ गया क्या? सर आ गया। पहुंच गया मैं जी, पहुंच गया, कैलिपर भी पहुंच गया, टोपोग्राफी भी पहुंच गई। ओके तो कब से शुरू करोगे अभी? टोपोग्राफी कैसे रीडिट करनी है वो सबको आता है क्लस्टर 4 में? मैम टोपोग्राफी तो आ गई है, लेकिन इसका प्रिंटर उसमें अटैच नहीं है, तो हम प्रिंट ही नहीं दे पा रहे हैं। वो बराबर है, अभी मैं कैसे पढ़नी है वो बताती हूँ। तो शुरुआत के लिए आप उसकी फोटो खींच के भी रख सकते हो, बराबर है, या फिर अपने EMR में भी अपलोड कर सकते हो। ओके बराबर है, प्रिंटर इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस शुरू करने के लिए। कुछ नहीं था उससे तो काफी अच्छा है कि बहुत सारी चीजें आ गई आपके पास। बराबर है, प्रिंटर भी हो जाएगा, एक के बाद एक सब हो जाएगा। ठीक है। हाँ तो अगर किसी को क्वेश्चन नहीं है तो नितिन आप कंक्लूड कर सकते हो। थैंक यू सो मच डॉक्टर कृति, वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। आई एम श्योर यहाँ से सबकी नॉलेज काफ़ी एनहेंस हुई है। कोई भी अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हुआ बाय रीजन मेरे से बात कर सकते हैं, तो मैं आपसे आपकी हेल्प से आंसर्स प्रोवाइड कर दूंगा या जो भी सपोर्ट चाहिए। बट वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन, थैंक यू सो मच। Thank you so much Nitin, and thank you everyone. Thank you Nitin for being with us for 1 hour. Thank you. थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। इसको वाईफाई से एक बार चलाना, वाईफाई से किसी का वाईफाई नहीं है, वाईफाई पर